हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जो कि 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री में। इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, डिटेल से हम लोग समझा भी था और बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसके जितने सारे एक्सरसाइज दिए होंगे एनसीईआरटी में, ये सब आप लोग कर लिए होंगे। और अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप प्रीफर करिए, वीडियोस को बार बार देखिए, समझिए चीज़ों को, और फिर सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आपको हो जाएंगे, आप करें उससे। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग को मेनली ये पढ़ना है कि जो केमिकल इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है वो किस प्रकार से बैटरीज पे काम करते हैं, उसमें केमिकल एनर्जी कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मेनली हम लोग इसमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं कि आसान बनाने के लिए इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम लोग 4 भाग बांटते हैं और एक एक भाग को बड़े आसानी से हम लोग करते चलेंगे। तो पहला जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि आप किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसका एस्पेक्ट क्या होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, यही चीज हम लोग पढ़ते हैं। कभी कभी नीट में छोटे से क्वेश्चन पूछ भी देता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, मतलब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, किस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। इट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस प्रकार से हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और तीसरा होता है आपका कंडक्टेंस ऑफ सेल। कंडक्टेंस ऑफ सेल, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ये जो दोनों सेल है एबव 2 सेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट का मतलब है कि इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, इसका कंडक्टिविटी कितना होगा, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से कंडक्टेंस ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इस प्रकार से कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इसको देखते हैं। और फोर्थ वन है बैटरी। बैटरी में बहुत सारा बैटरी हम लोग देखते हैं, एक पेंसिल बैटरी भी देखते हैं, बड़ा बैटरी भी देखते हैं, है ना। एक कैमरे वाला जो रिचार्जेबल बैटरी होता है, मोबाइल का बैटरी होता है ना। तो इन सभी बैटरीज के बारे में डिटेल से, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, कैसे वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे।
वर्किंग ऑफ बैटरी के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग 4 भाग में बांट रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, कंडक्टेंस ऑफ सेल और बैटरीज, यही 4 के बारे में हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। पहले से स्टार्ट कर लें हम लोग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने से पहले हम लोग ये समझे कि ये इलेक्ट्रोलाइट आखिर क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट पहले हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट जनरली इलेक्ट्रो कंपाउंड या जितने भी उस प्रकार के आयनिक कंपाउंड्स का जब सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड which have इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहिए या फिर आयनिक बॉन्ड कहिए, ठीक है, जो कि टूटने के बाद कंप्लीटली, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कोवैलेंट क्या होता है, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कहिए या फिर इसको आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। आयनिक बॉन्ड मतलब यह है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जहां पे जब ये टूटता है सॉल्यूशंस के फॉर्म में, आयंस में जब टूटेंगे तो वो कंप्लीटली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के फॉर्म में आ जाता है। अब ये इसमें क्या होते हैं, जब ये सॉल्यूशन में डाला जाता है तो एक स्पीसीज क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करता है, दे देता है किसी को, और ये पॉजिटिवली चला जाता है। तो ये सी पॉजिटिव के फॉर्म में लिख रहा हूँ। कोई मान लीजिए स्पीसीज सी है और इस सी स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, तो लूज करने के बाद सी पॉजिटिव के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैटायन। जितने भी आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसको हम लोग कैटायन बोल रहे हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कुछ ऐसे स्पीसीज जब ये लूज किया तो किसी कोई ना कोई गेन किया होगा, तो जो स्पीसीज गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग एनायन। ठीक है, ये कैसे बनता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट ओवरऑल हम ये समझ रहे हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, जहां पे जब वो लिक्विड फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में आता है तो आयंस में टूट जाएगा, जो आयंस एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज के बारे में फिर आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आखिर वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में जाने कि इसका प्रोसेस क्या है। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे एक हम लोग इस प्रकार कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, और इस कंटेनर में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को भर दिया और इसको जब मोल्टेन फॉर्म में डाले हुए तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक सी पॉजिटिव होगा और एक ए नेगेटिव होगा ना। और इसमें अब ये चूंकि मोल्टेन फॉर्म में है तो ये आयंस में टूट चुके हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रोड्स को डालता हूं। एक इलेक्ट्रोड्स यहां पे हुआ, दूसरा इलेक्ट्रोड्स। जब इस इलेक्ट्रोड को डालते हैं हम लोग तो यहां पे इस आयन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी प्रकार का। ठीक है, ये एज इट इज वैसे ही रहते हैं जैसे ये पहले थे। जब इलेक्ट्रोड को इसमें डालते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे हलचल नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कोई सी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था तो ये सी पॉजिटिव और ए नेगेटिव में टूट गया, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब हम लोग इस इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ये पूरा का पूरा जो है ये इलेक्ट्रोड्स नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कैथोड। क्या है ये, कैथोड। और जो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग एनोड।
तो इनिशियली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज हो गए और यहाँ पे आयंस के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन था ये इधर एनोड की तरफ मूव करेगा और ये जो पॉजिटिवली चार्ज था कैथोड कैटायन ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं A to A और C to C। A to A की मतलब ये है कि एनायन जो है एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड और जो कैटायन होगा कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है जी, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं याद करने के लिए A to A C to C। कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। तो जैसे ही ये बैटरी से कनेक्ट करता है, यहाँ पे हम लोग बाहर से सप्लाई दे रहे हैं DC, ठीक है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट बना रहे हैं, तब यहाँ पे हलचल होना स्टार्ट हो गया, ये सारे के सारे इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ये इधर मूव करेगा, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज एनायन है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, दे देता है, और इसका हो जाता है क्या, इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, हो जाता है ऑक्सीडेशन। और वहीं पे कैटायन जो है C पॉजिटिव, ये C पॉजिटिव क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये पॉजिटिव के फॉर्म में है वो आपको C बना लेता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है कि ये C पॉजिटिव और A नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पे C+A बन जाता है। ठीक है, और यही हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में Ca भी लिया हुआ था। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी ऐसे प्लेट हम लोग डालें और बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, उसको स्विच ऑन नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इस आयंस के रूप में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और यहाँ पे जो कुछ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ केमिकल डाला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या था जी, Ca, जो कि टूट करके आयन के फॉर्म में C+ और A नेगेटिव बना रहा था। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रिकल दिए, यहाँ से केमिकली कुछ यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इससे पहले नहीं हो रहा था। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फिनोमेना यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। अब इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम लोग ये डील करते हैं कि किस प्लेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस प्लेट का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये क्वालिटेटिव में होता है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में क्या देखते हैं कि कितना अमाउंट में वहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर के कितना डिपॉजिट हो गया, वहाँ पे मास से, क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, कितना ऑक्सीडेशन हुआ और कितना रिडक्शन हुआ, उसका क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये सारे के सारे हम लोग क्वांटिटेटिव में डील करेंगे। और क्वालिटेटिव में क्या है कि कौन सा प्लेट ऑक्सीडाइज किया, कौन सा प्लेट आपको रिड्यूस किया, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोड आपका ऑक्सीडेशन गया और कौन सा इलेक्ट्रोड आपका रिडक्शन में हो गया। तो ये हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। तो द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का इस्तेमाल किए हुए, NaCl आपने डाला है कि N2SO4 दे रहा है, आपने सोडियम कार्बोनेट डाला है या फिर जिंक सल्फेट डाला है कि जिंक कार्बोनेट डाला है, किस प्रकार के आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, उस पर आपको इसका रिएक्शन डिपेंड करेगा। क्योंकि वो टूटता है तो वो आयंस के फॉर्म में देता है, यहाँ पे Na+ देगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सोडियम आयन दे देंगे और यहाँ पे 2 नेगेटिव के साथ में रहेगा।
ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल क्या है कि ये पहला आपको जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लिया हुआ है। दूसरा है मीडियम, आप किस मीडियम में उसको कैरी कर रहे हैं। आपने पानी डाला हुआ है, एक्वस मीडियम है, या फिर कोई इथेरिकल मीडियम है, इथर जनरली इस्तेमाल किया था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या फिर मोल्टेन मीडियम है। मोल्टेन यानी कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिसको आपने हाई टेम्परेचर दे करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला दिया, तो उसको हम लोग मोल्टेन मीडियम लाते हैं। तो ये आपने तीनों में से कौन सा अपने मीडियम को सिलेक्ट किया हुआ है। और लास्ट वन है इलेक्ट्रोड यूज्ड। ये जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड किस चीज का बना हुआ है। दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, वो जो भी रिएक्शन होगा वो होते रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जो रिएक्शन में खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे, वो खुद ही इंटरेस्टेड होते हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने में। तो यहाँ पे प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड माना जाता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट आपको नहीं करेगा। जो भी रिएक्शन होगा वो आयंस के द्वारा ही होते हैं, जो एक्वा सॉल्यूशन में यहाँ जो बना हुआ है, आप जो आपने लिया हुआ जो इलेक्ट्रोलाइट, उसके आयंस ही आपको एक्टिविटी दिखाएंगे। जबकि ग्रेफाइट हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे आपको रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं जो इंटरेस्ट लेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ठीक है। तो इसके क्वालिटेटिव के लिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड्स आपका ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, ठीक है, कौन सा आयंस आपको ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इन सभी को डील करेंगे हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में, ठीक है। इसके दूसरा पॉइंट होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या हम लोग बात कर रहे थे कि कितना अमाउंट में ऑक्सीडेशन हुआ, कितना अमाउंट में रिडक्शन हुआ, कितना अमाउंट में वो मास डिपॉजिट हो गया, कितना में वो कम हो गया। तो इन सभी को हम लोग क्वांटिटेटिव में करेंगे। फिलहाल हम लोग क्वालिटेटिव देखते हैं। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे एनोड लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे एनोड का प्रोडक्ट। इसके बाद कुछ इस प्रकार कैसे देते हैं, पार्टीशन करते हैं, और इसमें हम लोग मीडियम लिखते हैं, ठीक है। कौन सा मीडियम आपने इस्तेमाल किया हुआ है या फिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने इस्तेमाल किया हुआ है। मीडियम, यहां से इलेक्ट्रोलाइट क्या इस्तेमाल किया आपने, और आप यहां चाहे तो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली मेंशन नहीं किया जाता है लेकिन ये दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इसके बाद कैथोड का प्रोडक्ट क्या है, और फाइनली कैथोड आपने कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, क्योंकि बार बार वो आपको उस तरह का बैटरी जैसा दो इलेक्ट्रोड डाल करके बैटरी सेक्रेट की उस प्रकार से आपको सेल नहीं देगा, जनरली ऐसे लिख दिया जाता है। तो सपोज करते हैं कि इसके लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास प्लेटिनम जो है वो एनोड की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट जो है वो ए है। यहाँ से मोल्टेन फॉर्म हमने लिया हुआ है, ये जो मीडियम है, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सी ए इस्तेमाल किया हमने। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट है कैथोड का वो सी है, ठीक है, और फाइनली हमने प्लेटिनम एज ए कैथोड भी लिया हुआ था, ठीक है। तो ये इस प्रकार के रिप्रेजेंट करते हैं। यही आपको कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ रहेगा कि यहाँ पे ऐसा सेल बना हुआ है, दो इलेक्ट्रोड्स इस प्रकार से डाले हुए हैं, इसमें आपको सी पॉजिटिव और ए नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट सी ए आपको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे लिया रहेगा, और ये जो है ये बैटरी से कनेक्ट किया रहेगा, और ये इलेक्ट्रोड, ये दोनों के दोनों आपने प्लेटिनम लिया हुआ है। प्लेटिनम अभी हम लोग बात करते हैं कि ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये इसका ये आपका एनोड और कैथोड ये दोनों को दोनों प्लेटिनम है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
और यहाँ से सी हमने लिया हुआ था जो कि सी पॉजिटिव और ए निगेटिव में टूट गया। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा न बना करके ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में क्या रहेगा, किसी प्रकार से लिख दिया जाएगा और आपको समझ करके उसको करना है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, ठीक है, क्या उसमें इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला टर्म है रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा स्पीसीज रिड्यूसिबल जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं, उसका जो कुछ भी टेंडेंसी होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। द टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिबल स्पीसीज टू रिड्यूस, उसका कितना टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइजेबल स्पीसीज टू ऑक्सीडाइज्ड, कोई भी ऐसा स्पीसीज जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, उसका कितना टेंडेंसी है, वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। जैसे Na+ अब फर्दर इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कितना है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और Mg के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होने की गेन करने की टेंडेंसी कितना है, ये इसका मैग्नीशियम का और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। वहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या है कि सोडियम हम लोग जानते हैं इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, इसका भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ के फॉर्म में और Mg2 पॉजिटिव के फॉर्म में आता है, तो इसका कितना टेंडेंसी है, इस स्पीसीज का जितना ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Na जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा, जबकि Na+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लीजिए सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपका x है, सपोज करते हैं कोई भी मैग्नीट्यूड होगा, इसका टेंडेंसी x के बराबर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखिएगा तो ये -x होगा। मतलब इस सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दोनों बराबर होते हैं, बस यहाँ पे साइन में चेंज आ जाएगा। ये पॉजिटिव मिली है तो इसको नेगेटिव मिलेंगे, इसको पॉजिटिव मिलेंगे तो इसको नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। इसका 10 होगा तो इसका -10 होगा, इसका 10 होगा तो इसका -10 होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस स्पीसीज के लिए जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। तो ये टेंडेंसी है हर एक स्पीसीज के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए, वो कितना तेजी से आपका ऑक्सीडाइज करता है या कितना तेजी से वो रिड्यूस होता है, वो अपने टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। और इसी को लेकर के एक सीरीज बनाया गया कि कौन किससे कितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, और इस सीरीज को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिफाइन कर लेते हैं, है क्या। वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या है यहाँ पे, इट इज टेबुलेशन ऑफ ऑल रिड्यूसिबल स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे कौन किससे कितना ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है, इसका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज बनाया गया, और इसी सीरीज का टेबुलेशन जो है इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे बनाया गया, तो सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल रखता है वो है F नेगेटिव फ्लोराइड आयन जिसको बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे जैसे से आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका बढ़ेगा, ठीक है, और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, इसलिए IUPAC ने सजेस्ट किया कि आप दोनों बोल करके कंफ्यूज ना कीजिए, आप केवल रिडक्शन पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल का एक ऑर्डर बन जाएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑलरेडी एक ऑर्डर बन जाएगा। जहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा वहीं पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल होगा।
तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है और इस लिथियम आयन का सबसे कम है। जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का सबसे ज़्यादा है और फ्लोराइड का सबसे कम है। ठीक है, तो हम इसको ना लेकर के चले, अगर हम एक इसी को देखेंगे तो दूसरा ऑलरेडी हमको सीरीज बन जाता है। इसलिए यहाँ पे जो IUPAC के अकॉर्डिंग रिड्यूसिबल स्पीसीज जो रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं उन्हीं का एक टेबुलेशन किया गया है और इसी के अपोजिट में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो जाता है। तो हम लोग एक ही याद करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इट इज टेबुलेशन ऑफ ऑल रिड्यूसिबल स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस पे बेस्ड हम लोग कौन किसको रिड्यूस कर सकता है इसको हम लोग इस सीरीज को देखकर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे वर्क करता है, कौन किसको रिड्यूस करता है, कैसे मीडियम को चेंज करने पे वहाँ पे रिएक्शन होते हैं, इन सारे रिएक्शन को हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।